गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मैं रेखा मानोतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह है उपभोग फलन व उपभोग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं। ये आपका जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर है उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता है उसका एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपभोग फलन क्या होता है। किसी भी समाज का उपभोग उसकी आय पर निर्भर करता है। जब आय बढ़ती है तो कुल उपभोग की मात्रा भी बढ़ती है, और जब आय घटती है तो उपभोग की मात्रा भी घटती है। उपभोग और आय के इस संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। अर्थात आय व उपभोग में जो संबंध, फलनात्मक संबंध है, इसको उपभोग फलन कहते हैं। और हम ये भली बात यहाँ समझ लें कि उपभोग की मात्रा और उपभोग की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण अंतर है। उपभोग फलन से हमारा तात्पर्य उस समस्त अनुसूची या वक्र से है जो कि यह बताता है कि विभिन्न आय के स्तरों पर उपभोग कितना कितना होगा, जबकि उपभोग अथवा उपभोग की मात्रा से तात्पर्य आय के किसी विशेष स्तर पर उपभोग की मात्रा से होता है। तो इस तरह से अभी हमने उपभोग की मात्रा और उपभोग फलन में अंतर होता है। किन्स के अनुसार देश में उपभोग को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक उसकी आय होती है। किन्स ने जिस उपभोग फलन की चर्चा की है वह है C=A+BY। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो CC है ये आपका उपभोग फलन है। इस डायग्राम में हम OX एक्सिस पर डिस्पोजेबल इनकम, व्यय करने योग्य आय, और OY एक्सिस पर हमने कंजम्पशन लिया है। तो ये CC हमारा एक कंजम्पशन फंक्शन है जो कि पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है इनकम और कंजम्पशन के। तो किन्स ने जिस उपभोग फलन की बात की है वो है C=A+BY। C यहाँ पर स्वतंत्र उपभोग को बता रहा है, जो कि आय के स्तर से स्वतंत्र है। आय घटे या बढ़े या आय शून्य रहे, ये उपभोग सदैव रहेगा। B ये उपभोग फलन के ढाल को दर्शाता है, और इसका मान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पर निर्भर करती है। B यहाँ दर्शाता है कि आय में 1 रुपये की वृद्धि से उपभोग में कितनी वृद्धि होती है। उपभोग फलन तो इस तरह से A हमारा स्वतंत्र उपभोग है, B हमारे उपभोग फलन के ढाल को बता रहा है, और ये जो उपभोग फलन का ढाल है ये MPC है, और Y हमारे यहाँ इनकम है। तो इस तरह से जो हमारा उपभोग है वो किसका फलन है? आय का फलन है, और इसे ही उपभोग फलन कहा जाता है। जो दीर्घकालीन उपभोग फलन की भी बात करते हैं हम यहाँ। दीर्घकालीन उपभोग फलन में जो स्थिरांक है ये हट जाता है, तो दीर्घकालीन उपभोग फलन C=BY होता है। चूँकि दीर्घकाल में A स्थिरांक नहीं रहता है, और वास्तव में दीर्घकालीन फलन उपभोग फलन होता ही नहीं है, क्योंकि किन्स ये मान के चलता है कि उपभोग फलन क्या है? अल्पकालीन ही होता है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का कितना भाग व्यय किया जाता है और कितना भाग बचाया जाता है, यह उस देश के उपभोग फलन से ही ज्ञात होता है। यदि उपभोग प्रवृत्ति कितनी अधिक है, जैसे 2 तरह की उपभोग प्रवृत्ति होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मैं यहाँ ब्रीफली इनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने डिटेलली APC, MPC, MPS और APS के बारे में बताया, तो आप वो वाला वीडियो देख लें। मैं यहाँ शॉर्टली बता देती हूँ कि MPC का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आय में 1 इकाई परिवर्तन से उपभोग में होने वाला परिवर्तन MPC कहलाता है। जैसा आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी किसी निश्चित आय स्तर पर उपभोग की मात्रा के अनुपात से है। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति। इसका अर्थ है कि यदि आय में 1 इकाई का परिवर्तन होता है तो उससे बचत में कितना परिवर्तन होता है इसको दर्शाता है। नेक्स्ट है APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी किसी निश्चित आय के स्तर पर
बचत के अनुपात को दर्शाता है एपीएस। तो इस तरह से जो उपभोग है, या तो वो जो कुल आय है उसके दो हिस्से होते हैं, Y = C+S। या तो आय उपभोग कर ली जाती है या बचा ली जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, उपभोग फलन है, वो आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, परंतु जितनी आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। यानी जो हमारी MPC है उसका मान जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहता है। MPC का मान जितना अधिक होगा उपभोग बढ़ने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक है। MPC जितना कम होगा आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन भी कम होगा। तो अभी डिटेल में मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगी APC MPC को, क्योंकि हम एक वीडियो में पहले इसको डिटेलली डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आपका सिलेबस का टॉपिक है वह है उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्व या उपभोग व्यय को निर्धारित करने वाले तत्व। तो जो उपभोग व्यय है उसको निर्धारित करने वाले तत्वों में मूलतः हम दो भागों में केन्स इसको विभक्त करता है। केन्स ने उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत तत्व और दूसरे हैं वस्तुपरक तत्व। ये आपको HL आहूजा की जो बुक है हमारी उसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको और अच्छे से पढ़ लें। अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में उसको समझाऊंगी। पहला हम पढ़ेंगे कि वस्तुपरक तत्व कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग व्यय को निर्धारित करते हैं। पहला है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति हमारे उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग को प्रभावित करती है। यदि किसी राजकोषीय नीति में अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया जाता है या बिक्री कर या उत्पादन कर को बढ़ा दिया जाता है तो इससे उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसी के विपरीत यदि करों में कमी कर दी जाती है या बिक्री कर में कमी कर दी जाती है या अन्य किसी प्रकार के करों में कमी की जाती है तो उससे उपभोग बढ़ता है। राशनिंग व कीमतों पर नियंत्रण से उपभोग प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। बट आधुनिक काल में जहाँ सरकारें कल्याणकारी राज्य की नीति के अंतर्गत धनी व्यक्तियों पर आरोही क्रम में कर लगाती हैं और निर्धनों को कई प्रकार की सुविधाएं भी देती हैं ताकि निर्धनों की उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कंजम्पशन फंक्शन को या प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करता है वो है ब्याज की दर। ब्याज की दर भी उपभोग प्रवृत्ति और बचत दोनों को निर्धारित करती है। यदि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं जिससे उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसी के विपरीत यदि ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो इससे बचतें भी कम हो जाएंगी और उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो तीसरा वस्तुपरक कारक है जो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है वह है आकस्मिक लाभ अथवा हानि। आकस्मिक लाभ तथा हानि भी उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। माना शेयर की कीमतें अचानक बढ़ जाएं जिससे शेयर होल्डर अपने आप को धनी समझने लग जाते हैं और अधिक उपभोग करने को प्रेरित होते हैं। इसी के विपरीत यदि किसी तरह की आकस्मिक हानि हो जाती है तो ऐसे में वो उनकी जो परिसंपत्तियां हैं या शेयर्स हैं वो तुलनात्मक रूप से उनकी कीमत कम हो जाती है। इसके कारण वो अपने आप को अपेक्षाकृत निर्धन समझते हैं और उनकी उपभोग जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है और उनकी आकस्मिक हानि व लाभ इस तरह उपभोग की प्रवृत्ति को बदल देते हैं। जो तीसरा वस्तुपरक कारक है जो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है वह है कीमत स्तर में परिवर्तन। यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो मुद्रास्फीति होती है जिससे लोग बचत कम करने के लिए बाध्य होते हैं और उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब कीमतें अधिक हो तब लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है, परंतु उनका जो APC है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति अथवा मुद्रास्फीति पाई जाती है तो लोगों के पास
जमा मुद्रा राशियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसलिए बचतें करने में इतना लाभप्रद नहीं समझते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कीमत स्तर है, ये कीमतें भी आय उपभोग व्यय को प्रभावित करती हैं। वस्तुओं की कीमतें घटने से लोगों के पास जमा मुद्राएं तथा शेयर, बॉन्ड आदि वित्तीय परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, जिससे वे अपने को अधिक धनी समझने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे अधिक उपभोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि उपभोग प्रवृत्ति जो है वो उपभोग व्यय को, उपभोग प्रवृत्ति कीमत स्तर से भी प्रभावित होती है। पांचवा जो अंतिम वस्तुपरक कारक है जो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, वह आशंकाओं में परिवर्तन। यदि अचानक से युद्ध की स्थिति आ जाए तो ऐसे में निकट भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उपभोग पदार्थों को खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इसके कारण हमारी उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमतों के घटने की आशंका होती है तो उससे उपभोग कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है नहीं कि भविष्य में क्या होंगी, कीमतें घट जाएंगी। तो इस तरह से हमने उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले व्यक्तिपरक तत्वों के बारे में पढ़ा, वस्तुपरक तत्वों के बारे में पढ़ा। व्यक्तिगत तत्व बहुत सारे हो सकते हैं। यदि किसी को सट्टे से कोई अचानक आय होती है, विनियोग में घाटा होता है, इस तरह के कई और तत्व हैं जो व्यक्तिपरक तत्व हैं जो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह हमने जो पूरा हमारा जो वीडियो है इसमें उपभोग फलन के बारे में पढ़ा, उपभोग प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा और अंत में उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों या प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।